नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हुआ। यानी 11 सितंबर उनकी पुण्यतिथि है और आज हम इस कार्यक्रम में उनके निधन के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे जो जिन्ना का व्यक्तित्व है उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। विवादों से भरा हुआ व्यक्ति, विरोधाभासों से भरा हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसकी शुरुआत होती एक बहुत ही तेज तर्रार बैरिस्टर के रूप में, और जो खुद कहते थे कि आई वॉज ए नेशनलिस्ट, आई एम ए नेशनलिस्ट एंड आई शैल रिमेन ए नेशनलिस्ट, और जिनके बारे में सरोजिनी नायडू ने कहा था कि ही इज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बाद में वो सबसे बड़े विभाजक यानी डिवाइडर और डिवाइसिव फोर्स बन गए थे, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान को पूरी तरह से अलग कर दिया। पाकिस्तान बनाने में सफल हुए और ये माना जाता है कि सचमुच के बहुत बड़े बैरिस्टर थे, क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा मुकदमा जीतने में सफल हुए और वो मुकदमा था पाकिस्तान के निर्माण का, जो उन्होंने बना दिया। तो आज हम उनके निधन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात है कि आखिर जिन्ना के बारे में हम चर्चा क्यों करते हैं। आज भी उनके नाम को लेकर कितना विवाद है और इतनी दिलचस्पी लोगों में है कि कई तो महत्वपूर्ण राजनीतिक नेताओं का जो है सो राजनीतिक जीवन बर्बाद हो गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम है लालकृष्ण आडवाणी का, जो 4 जून 2005 को जिन्ना के मकबरे पे पाकिस्तान में गए थे। और उनके बारे में ये रिपोर्ट आई भारतीय मीडिया में कि उन्होंने कहा कि जिन्ना सेकुलर था और उसके बाद एक तरह से उनका राजनीतिक पतन हो गया। हालांकि उन्होंने अपनी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ में लिखा है कि ये बिल्कुल ही है, भ्रामक है और तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके मीडिया में पेश किया गया, क्योंकि टेलीविज़न में खास करके और ऐसे अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज़ की जो बात होती है उसमें ये कहा गया कि मैंने ऐसा कहा था। हालांकि मैंने ऐसा कहा नहीं था। मैंने केवल 11 अगस्त 1947 में जिन्ना का जो भाषण था पाकिस्तान की संविधान सभा में, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, न कोई हिंदू होगा, न कोई मुसलमान होगा, न किसी अन्य धर्म का होगा, हर व्यक्ति जो है पाकिस्तान का नागरिक होगा। मैंने उसकी चर्चा की थी और उसके पीछे मकसद भी ये था, बताना था कि पाकिस्तान के संस्थापक ने एक कैसे पाकिस्तान की परिकल्पना की थी और पाकिस्तान किस तरह से धर्मांध राष्ट्र बन गया है। लेकिन जो भी हो, उसके कारण आडवाणी का राजनीतिक पतन हो गया। जसवंत सिंह ने पुस्तक लिख दी जिन्ना पार्टीशन इंडिपेंडेंस इंडिया, और उसके कारण उनको 14 अगस्त 2009 को जो है 9 अगस्त 2009 को भारतीय जनता पार्टी से उनका निष्कासन हो गया। तो ये सारी बातें बताती हैं कि जिन्ना अभी भी भारत की राजनीति में किस तरह से भूचाल पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप अभी बात उनके निधन की हम करते हैं। दरअसल 1930 के दशक से ही उनको तपेदिक हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन इस बात को छुपाया गया क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये बात जनता जान जाएगी तो उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो प्रभावित होगा। सामान्य तौर पर ऐसे होता है। उस समय ट्यूबरकुलोसिस जो है इतना गंभीर रोग माना जाता था कि जिसको भी ये बीमारी हो जाती थी तो ये मान लिया जाता था कि वो कुछ गिने चुने दिनों का ही मेहमान है, बस जितने दिन चल रहा है चल रहा है। और ऐसा सिर्फ जिन्ना के साथ नहीं है, बल्कि विश्व के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसा है जब वो अपनी बीमारी को छुपाते हैं। जोसेफ स्टालिन के बारे में कई कहानियां अपनी बीमारी को छुपाने की। विंस्टन चर्चिल के बारे में इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। भारत में भी इस तरह की बातें कही जाती है। कम्युनिस्ट राज्यों में तो बहुत आम है कि 6 महीने से जो सबसे बड़ा नेता है उनको देखा नहीं गया है और ये माना जाता है कि शायद वो मर गए, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई है। तो इस तरह की बातें होती है। जो भी हो, जिन्ना को 1930 के दशक से तपेदिक था, लेकिन उस बात को उन्होंने बाजाबता सुनियोजित तरीके से छुपाया था। और बल्कि इसके बारे में तो जो है जो पुस्तक बहुत चर्चित है, फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की पुस्तक है। उन्होंने लिखा है कि माउंटबेटन ने एक साक्षात्कार में उनको बताया कि अगर उनको पता होता कि जिन्ना ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो वे आज़ादी को कुछ दिनों के लिए टाल देते और इस तरह से भारत का विभाजन भी रुकवा देते। लेकिन उनको पता नहीं था। वैसे तो माउंटबेटन को भेजा गया था इसी जनादेश या मैंडेट के साथ। एटली ने भेजा ही था कि भारत को स्वाधीन कर देना है और तारीख तय की गई थी जून 1948। लेकिन ऐसा माउंटबेटन ने कहा कि उनको पता अगर होता तो शायद इसको टाला जा सकता था और भारत को 2 टुकड़े में होने से रोका जा सकता था। वो 1947 में इतने गंभीर रूप से बीमार थी कि उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने ही लिखा है कि इन द आवर ऑफ ट्रायम्फ ही वाज सीरियसली इल, मतलब जब विजय की घड़ी थी उस समय ही वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार थे। बहुत सिगरेट पीते थे वो, एक दिन में 50 से अधिक सिगरेट पीते थे। वो खास एक ब्रांड होता था कैवर्नी, और उनके पास एक क्यूबन
सिगार का भी जो है सो पैकेट पड़ा रहता था। उसके बाद खैर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और वो पहले गवर्नर जनरल वहाँ के बन गए। लेकिन पाकिस्तान में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तुरंत जो है ग्रेटर बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान वगैरह की मांगें वहाँ पर जोर पकड़ने लगी, तो इससे वो बहुत चिंतित थे। और अप्रैल 1948 में वो हवाई जहाज़ से पेशावर गए थे, जहाँ इस्लामिया कॉलेज रिसलपुर में है, वहाँ एयरफोर्स के कैडेट को उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद गवर्नमेंट हाउस में जो नागरिक अधिकारी थे उनको संबोधित किया, और बाद में उन्होंने पेशावर में खुले आकाश के नीचे आम जो है सो सभा में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। लेकिन उसमें वो बारिश हुई, बहुत बुरी तरह भीग गए और उससे उनको जो है ठंड काफ़ी लग गई। तो एक कहा जा सकता है कि बीमार तो थे ही, लेकिन बीमारी और उस दिन काफ़ी बढ़ गई। इसके साथ ही एक बात और की भी थी कि उनके जो संबंध थे अपने कैबिनेट के साथ, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ, वो भी काफ़ी बिगड़ चुके थे। बल्कि बहावलपुर नवाब के घर पर एक भोज में उन्होंने कहा भी था कि लियाकत अली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनके बारे में कहा था कि ही इज़ अ मीडियोकर, यानी औसत दर्जे का है, कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं है। और पंजाब के जो प्रधानमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था यानी चीफ मिनिस्टर, तो वो जो ममदोद के नवाब थे इफ्तिखार हुसैन, उनके बारे में भी कहा था जिन्ना ने कि ही इज़ अ यूजलेस पर्सन, बिल्कुल ही फालतू आदमी है। और पंजाब के जो राज्यपाल थे मुडी, उन्होंने कहा कि हाँ ये कहना बिल्कुल सही है। और जिन्ना ने मुमताज़ दौलताना को मनोनीत किया कि वो अगला वहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी कह ले बन जाए, लेकिन दौलताना इसलिए तैयार नहीं हुए। और मुडी ने लिखा है कि वो इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि उनको पता था कि अगर वो बन जाएंगे तो इफ्तिखार हुसैन उनकी गर्दन कटवा देंगे। इसीलिए वो बहुत तेज़ी से ये कह कर के निकल गए कि मुझे पूरा भरोसा है, ये जो ममदोद के नवाब हैं इफ्तिखार हुसैन, उनकी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। जून 1948 में जिन्ना की हालत बिगड़ी और वे अपनी बहन फातिमा के साथ बलूचिस्तान के केटा गए। वहाँ आबोहवा अच्छी थी, पहाड़ी इलाका और ठंडी हवा, मौसम अच्छा, इसलिए उनके स्वास्थ्य के लिए वो जो वातावरण था अनुकूल था। तो डॉक्टर की सलाह पर वहाँ गए और कुछ दिनों में उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ। उनको अच्छी भूख लगने लगी, खाना खाने लगे, फिर अच्छी नींद भी आने लगी। 14 जून को केटा के स्टाफ कॉलेज में उन्होंने सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया और उसमें उन्होंने याद दिलाया कि जो शक्ति, जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है कहाँ से आती है। और उन्होंने कहा कि आप सभी भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ठीक से पढ़िए कि जो शक्ति है वो गवर्नर जनरल से आती है, जो खुद थे यही बता रहे थे कि जो भी शक्ति लोगों को मिलती है, अधिकारियों को, सेना को, किसी को भी, उस शक्ति का जो है फाउंटेन हेड जो है, स्रोत जो है वो गवर्नर जनरल होता है। ये बात उन्होंने बहुत साफ की। फिर उनको जो है कराची जाना था, वापस पाकिस्तान स्टेट बैंक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनकी बहन फातिमा ने उनको बहुत समझाया कि अभी जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन नहीं माने। 1 जुलाई को वे उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए, लेकिन वहाँ जो उन्होंने संबोधन किया, जो बोले, तो आवाज़ इतनी कमज़ोर, कांपती हुई धीमी आवाज़ थी कि लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, सुनने में बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर उसमें शामिल होकर के 6 जुलाई को वापस फिर से केटा आए और केटा से भी 40 माइल दूर 8000 फीट ऊंची जगह है जियारत, वहाँ चले गए। उनकी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए कराची से पाकिस्तान मिलिट्री सर्विस के लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श को भेजा गया। और डॉक्टर बख्श ने लिखा है कि जब उन्होंने जिन्ना को देखा तो हैरान रह गए, इतने दुबले हो गए थे और इतने कमज़ोर लग रहे थे कि उनको बड़ी हैरानी हुई कि क्या वो देख रहे हैं। और उन्होंने जब जिन्ना से पूछा कि आपको क्या हुआ, तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ पेट की समस्या है। दरअसल मैं 40 सालों से बहुत अधिक काम कर रहा हूँ, हर रोज़ 14 घंटे काम करता हूँ और पिछले कुछ सालों से मुझे बुखार भी हो जाता है, खांसी भी हो जाती है। बॉम्बे के डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि ब्रोंकाइटिस है तो थोड़ा आराम कर लीजिए, और 1 सप्ताह आराम करने के बाद ठीक भी हो जाता था। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी को उस समय भी या तो जानबूझ के कहते थे कि मुझे कुछ नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते थे कि नहीं बस पेट की थोड़ी समस्या है, मुझे कोई खास बीमारी जो है नहीं है। लेकिन डॉक्टर वक्स ने लिखा है कि मैंने देखा कि हर वाक्य के बाद उनकी सांस टूट जाती थी और जो है इतनी धीमी आवाज़ में बोलते थे कि उनको सुनना बहुत मुश्किल था। और उनके अपने शब्दों में ही लुक्ड मोर डेड देन अलाइव, वो जिंदा से ज़्यादा मुर्दा लग रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर जिन्ना ने यह भी बताया कि पहले
डॉक्टरों की सलाह पूरी जर्मनी गए थे, वहाँ के बहुत एक मशहूर डॉक्टर से दिखाने के लिए, और उस डॉक्टर ने इनको देखने के बाद कहा कि आपको कोई ऐसी समस्या नहीं है, आई हैव नो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम। ये जिना के शब्द हैं। लेकिन डॉक्टर इलाही बख्श ने उनको देखने के बाद कहा कि आपको फेफड़े की बीमारी है, लेकिन जिना बार बार जोर देते रहे कि नहीं, उनको सिर्फ जो है सो पेट की समस्या है। पाकिस्तान के जो सबसे अच्छे बेहतरीन डॉक्टर थे वो भेजे गए उनको देखने के लिए, क्योंकि उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वहाँ के प्रधानमंत्री लियाकत अली भी देखने के लिए आए, और जब उन्होंने डॉक्टरों से पूछा कि कैसा स्वास्थ्य है, कितने दिन और बचेंगे, ये सब उनको पता चला, तो जिना ने अपनी बहन फातिमा को कहा कि तुमको पता है लियाकत क्यों आया था? वो ये पता करने आया था कि मैं कितने दिन और जिंदा रहूँगा। तो ये लग रहा था कि शायद वो चाह रहे हैं कि इनका इंतकाल हो जाए और पूरी सत्ता जो है उनको मिल जाए। ऐसा शक जिना को हुआ, और फातिमा ने भी उनकी जो नीयत थी उस पर शक किया कि इस तरह से जो है लियाकत अली खान ने पता किया और उनकी नीयत कुछ ऐसी थी। अगस्त के तीसरे सप्ताह में फिर थोड़ा सुधार हुआ, उनको भूख लगने लगी। उन्होंने मांग की कि उनको हलवा और पूरी खाने में दिया जाए। डॉक्टर ने देखा कि ये तो जो है उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पचने में दिक्कत होगी, लेकिन फातिमा ने फिर भी खिला दिया और उसको खा के बहुत खुश भी हुए। इससे डॉक्टरों को लगा कि चलो खैर, कम से कम वो खुश तो दिख रहे हैं। उनको बैठाने और खड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन वैसा नहीं कर पा रहे थे, और बीच बीच में जो है सो ज़ोर से चिल्लाते थे कि ये समय से फला क्यों नहीं आया। क्योंकि फातिमा लिखती हैं कि उनकी एक बहुत ख़ास बात ये थी कि वो समय के बड़े पाबंद थे, इसलिए अगर कोई समय पे काम नहीं करता था या नहीं आता था तो इससे बहुत चिढ़ते थे और बहुत ही गुस्सा होते थे। लेकिन स्थिति थोड़े दिन के लिए भले ही लगा कि सुधार हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और फिर लगा कि अब कराची ले जाना पड़ेगा, स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। तो जिना ने डॉक्टर इलाही बख्श से कहा कि मुझे स्ट्रेचर पे जो है सो कराची मत ले जाओ, मैं जब कार से अपने कमरे तक जाने की स्थिति में हूँ, चल कर जा सकूँ तो भी मुझे ले चलो, स्ट्रेचर पर ले जाया जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने ये नहीं चाहते थे कि लोग देखें कि ये इतने कमज़ोर हो गए हैं और लाचार हैं, उनको इस तरह से स्ट्रेचर पर या लोगों की मदद से ले जाया जा रहा है। सितंबर में उनको निमोनिया हो गया, तपेदिक तो था ही, और साथ ही कैंसर भी पता चला कि कैंसर हो गया है। बुखार भी 100 डिग्री रह रहा था, नब्ज़ काफ़ी तेज़ चल रही थी, बहुत उसको कहते हैं कि बहुत तेज़ हो जाना जो नहीं होना चाहिए, और जो धड़कन है हार्ट बीट मिसिंग था, अनियमित था, इरेगुलर था। तो अमेरिका में उनके दोस्त इस कहानी को जो है तार दिया गया, और ये कहा गया कि मिनेसोटा के डॉक्टर हैं डॉक्टर हिंशॉ, उनको वहाँ से भेजा जाए केटा इनके इलाज के लिए, और कराची से डॉक्टर एम ए मिस्त्री को भेजा गया जो अगली सुबह ही पहुँच गए। उन्होंने जब पूरा उनको देखा तो कहा कि डॉक्टर इलाही बख्श ने जो भी समझा है, जो नुस्खा है, उनका डायग्नोसिस है बिल्कुल सही है, इसलिए दवा तो वही चलेगी। उस दिन उन्होंने कहा जिना ने कि जम्मू कश्मीर कमीशन के लोग आने वाले थे, अब तक क्यों नहीं आए, उनको मुझसे मिलना था। 11 सितंबर को तय हुआ कि गवर्नर जनरल कायदे आजम जिना को वापस कराची ले जाया जाएगा, और उसके लिए वाइकिंग प्लेन और 2 डकोटा हवाई जहाज लाया गया, जिसमें उनके स्टाफ और जो है उनके सामानों को ले जाना था। 2:15 पर वहाँ से वाइकिंग और डकोटा उड़ा, और 4:15 बजे मोरीपुर एयरपोर्ट वो उनका जहाज उतरा। अब ये देखिए किसी बड़े आदमी के भी जीवन में किस तरह की बात होती है कि जब वहाँ उतरा, और वही 1 साल पहले जब जिना वहाँ आए थे, पाकिस्तान बन चुका था, एक नए पाकिस्तान को बनाने का सपना था लोगों में, तो हज़ारों लोग उनकी अगवानी के लिए, उनके खैर मकदम, उनके स्वागत के लिए वहाँ पे खड़े थे। लेकिन आज जब जिना 1948 11 सितंबर को वहाँ पर उतरे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, केवल उनके जो सैन्य सचिव थे, मिलिट्री सेक्रेटरी नोल्स वहाँ पर थे, उन्होंने ही अभिवादन किया। कैडिलैक लिमोजीन थी और एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस में स्ट्रेचर को ले जाया गया, जिसमें उनकी बहन फातिमा और एक नर्स जो वहाँ केटा से आई थी वो दोनों बैठी, और उसके बाद एम्बुलेंस चला और साथ ही वो लिमोजीन भी चला जिसमें और लोग बैठ गए। लेकिन 4-5 मील जाने के बाद एम्बुलेंस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन ख़राब हो गया है, और उसको ठीक करने की कोशिश की गई तो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर ड्राइवर ने कहा कि नहीं, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और लगभग 1 घंटे तक एम्बुलेंस ठीक न हुआ। एक सड़क के किनारे
कायदे आजम जिस एम्बुलेंस में बैठे हुए थे सड़क के किनारे, उसके पीछे लिम्यूजिन और लगातार बस ट्रक सब गाड़ियां गुजर रही हैं और वहां पर झोपड़ियां थी जिनमें कि शरणार्थी वहां मौजूद थे। उनको पता नहीं था कि कायदे आजम वहां पे खड़े हैं। ऐसी दर्दनाक अवस्था थी। फातिमा ने लिखा है कि किसी को कुछ पता नहीं था। और आप कल्पना करिए कि जिस गाड़ी में जा रहे हो कायदे आजम, उस गाड़ी का इंजन खराब हो जाए, कोई स्टैंड बाई व्यवस्था नहीं कि अगर खराब हो जाती है गाड़ी तो कोई दूसरी गाड़ी हो। फिर उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को भेजा गया और दूसरी गाड़ी आई तो लगभग 1 घंटे तक सड़क पर रहना पड़ा और लग रहा था कि कहीं सड़क पे ही इनका निधन नहीं हो जाए। और फिर वो जो है 2 घंटे बाद वो जो उनकी कोठी थी वहां पहुंचते हैं। कैसी स्थिति हो जाती है। और ये लिखते हैं जो उनके जीवनीकार हैं वॉलपर्ट स्टैनली, उन्होंने लिखा है कि शायद वहां पर कोई नहीं था, इसके लिए विशेष आदेश था। एज इंस्ट्रक्टेड, कहते हैं एज इंस्ट्रक्टेड, वहां पे कोई नहीं था। बहुत सारी बातों ने उन्हें लिखी है अंतिम चरण के बारे में, जिसमें ये बात भी उन्होंने कही। और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत सारी बात उस किताब में दर्ज है। तो वो पहुंचते हैं और उसी रात 10:20 पर उनका निधन हो जाता है। तो अब देखिए कि जो संस्थापक है जिस राष्ट्र का, उसका निधन किस तरह से उसी मुल्क में होता है जहां कोई देखने वाला भी उस व्यक्ति को नहीं है। यानी एक आम आदमी की तरह उस व्यक्ति का भी पार्थिव अंत हो जाता है। उसके बाद उनकी बेटी जो है, उनके बेरियल जो दफनाया जाता है उसके लिए उनकी बेटी डीना वाडिया पाकिस्तान आई। वो पाकिस्तान कभी नहीं आती थी क्योंकि उन्होंने शादी नेविल वाडिया से की थी जो पारसी थे और बाद में धर्म परिवर्तन करके वो ईसाई हो गए थे। जिन्ना बिल्कुल खिलाफ थे कि उनकी बेटी किसी पारसी से शादी करे जो कन्वर्ट करके ईसाई हो गया। और उन्होंने कहा था कि इतने मुसलमान हैं तुमको कोई मुसलमान नहीं मिला। तो इसका बड़ा ही रुक्ष जवाब दिया था डीना वाडिया ने कि पापा आप भी तो मुसलमान हैं और बहुत सारी मुसलमान महिलाएं थी, तो आपको कोई मुसलमान लड़की नहीं मिली जो आपने पारसी से शादी की। उसके बाद से उनकी बातचीत एकदम बंद हो गई थी। हाँ, चिट्ठियां जरूर एक दूसरे को लिखते थे, लेकिन उन चिट्ठियों में जिन्ना अपनी बेटी को बेटी नहीं लिख करके मिसेस वाडिया लिखते थे। तो कैसी विडंबना है कि पाकिस्तान के संस्थापक की बेटी न तो पाकिस्तानी हो पाई नहीं मुसलमान हो पाई। और ऐसे व्यक्ति का जो निधन होता है वो इन हालात में होता है। यही आपको बताना था। उनके व्यक्तित्व के अन्य पक्षों पे और भी कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।